सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई कौन है? गोवा के वर्तमान गवर्नर हैं और उन्होंने ही अभी ये बुक लिखी है। एक्चुअली में उन्होंने 3 बुकें लिखी है। एक तो ये हो गई हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, उसके अलावा एक बुक है व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और एक है एंते प्रिय कविता काल। और जिनमें से ये जो बुक है ना हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, इसको पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने लॉन्च किया है। और बाकी की जो 2 बुकें हैं उनको गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंते और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता दामोदर मोंजो ने इनको लॉन्च किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का मैं आपको करवाता हूँ। जैसे अभी ए.के. भट्टाचार्य, इन्होंने बुक लिखी है भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक। और रिंग साइड नाम की बुक को लिखा भी विजय दर्डा ने। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इस बुक को लिखा रूपा पाई ने। गट्स अमिड डस्ट ब्लड बाथ नाम की बुक को लिखा आदित्य भूषण। द गोल्डन ईयर नाम की बुक को लिखा रस्किन बॉन्ड ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक को लिखा अमिताभ कांत ने। रिफ्लेक्शन नाम की बुक को लिखा श्री नारायण वागुल ने। स्मोक एंड एशेज नाम की बुक को लिखा अमिताभ घोष ने। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, इस बुक को लिखा बोरिया मजूमदार ने। और ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। और ये सारी बुक्स अभी 2023 की ही हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि चंद्रयान 1 चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा इसका जवाहर पॉइंट। अच्छा, आपको याद होगा कल हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। उससे पहले चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पर उतरा था उसको नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। पर चंद्रयान 1 की बात करना हम भूल गए थे और ये टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो चंद्रयान 1 जिस जगह पे उतरा था, या यूं कहूं कि जिस जगह पे क्रैश हुआ था, उस स्थान को, उस पॉइंट को नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट। एक बार बिल्कुल सिस्टम से आपको पॉइंट टू पॉइंट में आपको रिवाइज करा दूं, रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे कि चंद्रयान 1 की बात करते हैं तो लॉन्च कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। किस रॉकेट से? PSLV C11। और हमने कहा जिस स्थान पे वो उतरा था या लैंड किया था, जिस स्थान पे, उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 की बात करेंगे, वो लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट से? GSLV Mark 3। और जिस स्थान पे लैंड किया उसको नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। और अभी चंद्रयान 3 ये अभी लॉन्च हुआ था कब? 14 जुलाई 2023 को। तो इसमें 2 डेट याद रखनी है, लॉन्च कब हुआ था और पहुंचा कब। 23 अगस्त 2023 को लैंड किया ये चंद्रमा के साउथ पोल पे। और साउथ पोल पे पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला देश बना। कौन? भारत। और किस रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया था? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जहाँ पे ये लैंड किया उस स्थान को क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट। अब एक नया पॉइंट और बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में मान लो पूछ ले आपसे कि चंद्रयान 3 किस क्रेटर के पास में लैंड किया, तो उसका नाम है मेंजिनुस यू। ये उस क्रेटर का नाम दिया है, मेंजिनुस यू, याद रखना। इसमें हमारे रोवर का नाम प्रज्ञान है, तो इसमें जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। और एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जो प्रज्ञान रोवर है ये लैंडिंग स्थल के चारों ओर कितने मीटर के दायरे में रिसर्च करेगा? 500 मीटर के दायरे में। और कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। और अभी 23 अगस्त को ये सक्सेसफुली लॉन्च कर गया और पहला देश बन गया। इसीलिए 23 अगस्त को हमने डिक्लेयर कर दिया नेशनल स्पेस डे के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ से जो भी आपके संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों पे क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग भाषाओं में मैंने क्विज डाल दी है। लगभग 30-32 क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो वो क्विज अब आप लगा लेना, मैंने डाल दी है। जितनी बार क्विज लगाओगे उतनी आसानी से ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बार बार क्विज लगाते रहो, ज़्यादा मत सोचो, लगाते लगाते सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और सेशन पसंद आता है तो लाइक की शेयर ज़रूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर बताइए, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में कितने तक के कैश प्राइज दिए जाएंगे? तो आंसर होगा 1 करोड़। तो केंद्र सरकार ये जल्दी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू करने जा रही है। अब इसमें होगा क्या? तो इसके जरिए जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस यानी कि जीएसटी चालान को एक मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करोगे और 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका आपको मिलेगा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? जिससे ग्राहक अपनी खरीदी गई वस्तु के जरिए बिल लेने के लिए प्रोत्साहित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी इनवॉइस जनरेट होंगे तो कारोबारी टैक्स चोरी करने से बच सकेंगे। क्योंकि जब आप सामान लेने जाते हो तो आपको वो कहता है कि पक्का बिल लोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा आपको। फिर आपका जो भी छोटा मोटा टैक्स देना होता है आपको 150 रुपये ऊपर अगर होगा तो आप कहते हो अरे भैया कच्चा बिल दे दे, तो वो आपको कच्चा बिल दे देता है। उससे आपका तो 10-50 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उधर उसका वो टैक्स बचा लेता है। तो इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। सरकार ने कहा कि लोगों से, ग्राहकों से, जो कस्टमर हैं, वो आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो आप उससे पक्का बिल मांगो, फिर उसे आप अपलोड करोगे आपके मोबाइल में तो ड्रॉ वगैरह जो भी वो निकालेगी सरकार, तो उसमें आपको मौका मिलेगा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का। चलो ये तो सरकार का एक तरीका हो गया कि पब्लिक को एक लालच दे दिया जाए जिससे वो पक्का बिल ले सके। लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मोटो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पक्का बिल लेने लगेंगे तो जो कारोबारी हैं जो टैक्स चोरी करते हैं वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी इनवॉइस जनरेट होंगे। और इसी तरह से एक योजना मैं आपको बताऊं, ये पिछले साल की बात है 2022 की। आप बताओ चलो किस राज्य ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो इसका उत्तर होगा केरल सरकार ने। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद है अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश ने। अभी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना किसने शुरू की थी? गुजरात सरकार ने। और सशक्त महिला ऋण योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। ग्रामीण आवास न्याय योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। कौशल्या मातृत्व योजना, इसको छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था के लिए। और अमृत धरोहर योजना को शुरू किया गया था रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। और इसी के साथ मोदी जी ने मिष्टी योजना को भी शुरू किया था मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं न्यूज़ में थी, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। तो अभी कैनरा बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और ये सुविधा पेश करने वाला ये सार्वजनिक और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्र में पहला बैंक बन गया है। और इस एप्लीकेशन का नाम है कैनरा डिजिटल रुपया एप्लीकेशन। और इसके इस्तेमाल से यूज़र और व्यापारी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे आपस में व्यापार करने के लिए या पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें यूज़र व्यापारी के यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके भुगतान कर पाएगा। और ये पहली बार है जब भारत में किसी बैंक ने इस तरह का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अच्छा, आपने सीबीडीसी के बारे में सुना है? मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब ये भारतीय रुपये का एक डिजिटल वर्जन है जिसे आरबीआई जारी करता है। तो यहाँ पे इसी डिजिटल करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि सीबीडीसी को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ये भी ध्यान रखना। वैसे कैनरा बैंक से मैं आपको याद दिला दूं, पहले तो स्टैटिक देख लो। इसके स्थापना 1906 में है, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और एमडी सीईओ के सत्यनारायण राजू नए बने थे अभी। टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। और अभी रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बना था ये। बाकी अभी यस बैंक ने आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। यस बैंक की नई टैगलाइन क्या है? लाइफ को बनाओ रिच।
और अभी इंडियन बैंक इसने डिजिटल सेवाओं के लिए प्रोजेक्ट वेव नाम से एक नई पहल शुरू की थी। और आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया था, तो ये ध्यान रखना। और यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में दृष्टि बाधितों के लिए किसने एक उपकरण डेवलप किया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक डिवाइस बनाया है और इस डिवाइस को पहली बार भारत लाया गया और पुणे में दृष्टि बाधित लोगों को दिया गया। दृष्टि बाधित लोग मतलब जो देख नहीं पाते। तो ये डिवाइस क्या काम करेगा? तो निशानेबाजी में दूरबीन के माध्यम से लक्ष्य की पहचान की जाती है और उस पर निशान लगाया जाता है। तो ये डिवाइस अब दृष्टिबाधित एथलीटों को एक और विश्व स्तरीय खेल में भाग लेने की अनुमति देगा। अच्छा, इसी तरह कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में। और आपको याद होगा दिसंबर 2022 में हमने पढ़ा था तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे युवराज सिंह, याद है आपको? और उसको जीता था भारत ने। वैसे अभी अंतरदृष्टि पोर्टल को किसने लॉन्च किया था बताओ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा, आरबीआई ने ही दृष्टि बाधितों को नोटों की पहचान करने में मदद करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। नाम बताओ एप्लीकेशन का? मनी एप्लीकेशन। और अभी अंधता नियंत्रण पॉलिसी, राइट टू साइट पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके न्यूज़ में थे, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिए यहाँ से, तो ये ध्यान रखना आप। अच्छा, वैसे जर्मनी की भी तो यहाँ बात हुई है। जर्मनी एक यूरोपियन देश है, कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी यूरो हो गई। और यहाँ के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। इनसे पहले थी एंजेला मर्केल। आपको याद होगा एंजेला मर्केल, इनका नाम अभी दो कारण से न्यूज़ में था। एक तो अभी शांति पुरस्कार मिला था इन्हें यूनेस्को का, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 भी इनको मिला था। और बर्लिन किस कारण से याद है आपको? COP1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो पहली बैठक है वो बर्लिन में ही आयोजित की गई थी 1995 में, इसीलिए आपको याद होगा। और अभी पीटर्सबर्ग डायलॉग यानी कि संवाद जो कि जलवायु परिवर्तन पर है, ये कहाँ पे हुआ? बर्लिन में ही। और अभी जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे ना, भारत में हुए थे उड़ीसा में, 15वां संस्करण था अभी 2023 में, उसको जर्मनी ने ही जीता था बेल्जियम को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरान ने मोहजेर 10 ड्रोन को लॉन्च किया है। ये ड्रोन इजराइल तक वॉर करने में सक्षम है और ये ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर बताई गई है और ये 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और ये ड्रोन 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। और पूछे ये किसके जैसा बनाया इन्होंने? तो अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है उसी के जैसा इन्होंने बनाया है। वैसे अभी ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और भी लॉन्च की है, जिनका नाम है हज कासिम मिसाइल और खुर्रम शहर मिसाइल। इससे पहले भी आपको याद होगा ईरान ने 2 मिसाइलें लॉन्च की थी, उनका नाम था खैबर और फतेह। देखो, ईरान से आप जानते हो उसकी कैपिटल तेहरान है और इसकी नई करेंसी है तोमान। चाबहार बंदरगाह यहीं पर है, भारत ने बनाया है। अच्छा, यूँ बताओ, ईरान की सीमा किस झील से लगती है? तो आंसर होगा कैस्पियन झील। ये विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। और ईरान अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का सदस्य देश बना। और अभी हमने पढ़ा था ब्रिक्स में 6 नए मेंबर और जुड़ेंगे, उसमें से एक ईरान भी है। ईरान में याद आएगा आपको एक रामसर नाम का स्थान है, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के संरक्षण के लिए। और ड्रोन से आपको याद आएगा अभी भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुला? तमिलनाडु में। और अभी भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई थी? चेन्नई में। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? केरल में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में टाटा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। तो टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा है टाटा कैपिटल और इसने अभी क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपको याद होगा अभी ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े थे, जैसे कि इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर हैं, एक तो ईगा स्विएटेक पोलैंड की है और राफेल नडाल स्पेन के हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत में होगा, भारत में भी कहाँ, बेंगलुरु में। और उसी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रोहन बोपन्ना, इनका संबंध भी टेनिस से है। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहे हैं और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया शाहरुख खान को। और सचिन तेंदुलकर याद है, महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया था इनको। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन को। और अभी रवि शास्त्री फैन कोड के बने थे ब्रांड एम्बेसडर। और अभी त्रिपुरा पर्यटन ने किसे बनाया था ब्रांड एम्बेसडर? सौरव गांगुली को। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में किस योजना ने ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा स्वामित्व योजना। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने और ग्रामीण भारत में जीवन को बदलने में सफल रही है। इसकी शुरुआत की बात करें कब हुई थी? 24 अप्रैल 2021 को फाइनली इसको लॉन्च किया गया था। और 24 अप्रैल आप जानते भी हो पंचायती राज दिवस होता है। और स्वामित्व में हम स्वामित्व की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मतलब इसका उद्देश्य है क्या इस योजना का, ये सोच रहे हो आप? तो ड्रोन के जरिए सटीक भूमि रिकॉर्ड करके संपत्ति विवादों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस तरह से गांव में उस जमीन के कागज बना करके उसके मालिक को दिए जाएंगे जहां पर वो रहता है। और अगर गांव में जिस जमीन पे या जिस प्लॉट पे आप रहते हो घर बना करके उसके कागज आपको मिल जाएंगे। तो उसके आपकी क्या समस्या खत्म हो गई? एक तो ये समस्या खत्म हो गई कि अब उस पर कोई दूसरा हक नहीं जमा सकेगा। गांव में अधिकतर यही हो जाता है, लड़ाई झगड़े इसी बात के लिए होते हैं, ज़मीन के लिए। लेकिन यहाँ पे इस बात को नोट करना, ये खेती वाली ज़मीनों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गाँव में आप विलेज में जो रहते हो घर वर बना करके, ये उसके लिए है। उसके लिए आपको उसके कागज बना करके दिए जाएंगे। तो एक तो आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का ये घर आपका है तो आप ही का है। और जब आपके पास उस ज़मीन के कागज होंगे तो उसके बदले आप बैंक में जाकर के लोन भी ले सकोगे। तो ये है स्वामित्व योजना। तो ध्यान रखना, इस योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसने अवार्ड जीता, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो G20 संस्कृति कार्य समूह की ये 4थी बैठक है जो वाराणसी में हुई। और इससे पहले 3री बैठक हुई थी हम्पी में और पहली वाली बैठक हुई थी कहाँ पे? खजुराहो में। G20 स्थापना 1999 में होती है, हेडक्वार्टर इसका कहीं भी नहीं है। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगले साल ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। पिछले साल इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि G20 ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ऐसे याद रखना कि इस बार जो अध्यक्षता कर रहा है, पिछली बार जिसने अध्यक्षता की थी और अगली बार जो अध्यक्षता करेगा वो 3 देश आते हैं। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है इस बार थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। शेरपा अमिताभ कांत है। और अगर मान लो एग्जामिनर इसके लोगो से भी प्रश्न बनाएगा तो क्या बनाएगा? इसके कौन सा फूल है? यूं पूछ लेगा कमल का फूल है। कितनी पंखुड़ियां हैं? 7 पंखुड़ियां हैं, जो रिप्रेजेंट करती है 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को। अभी संस्कृति समूह की बैठक देख ली हमने। रोजगार समूह की पहली बैठक हुई थी जोधपुर में। पर्यटन समूह की 3री बैठक ये जम्मू कश्मीर में हुई, जबकि पहली हुई थी कच्छ के रण में। शिक्षा समूह की पहली बैठक हुई चेन्नई में और आपदा जोखिम समूह की 3री बैठक भी चेन्नई में हुई थी। और वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की 3री बैठक हुई थी गांधीनगर में। अभी महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी गांधीनगर में ही। सिविल 20 बैठक हुई थी जयपुर में। और G20 शेरपाओं की पहली बैठक हुई थी उदयपुर में।
अभी B20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी नई दिल्ली में, और अभी G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी गांधीनगर में। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? तो आंसर होगा ग्वालियर। तो अभी यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को चुना है। तो यूनेस्को ये देश में पहली बार ग्वालियर शहर में 1 साल तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाटर मैनेजमेंट का डेटा कलेक्ट करेगा और डेटा के आधार पर पोर्टल तैयार करेगा। अब वाटर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की मांग भी लगातार बढ़ रही है, और आप देख रहे हो कि इस समय से बारिश नहीं हो रही है, कहीं कहीं जगह तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे पहुंच चुका है, इसलिए वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जल प्रबंधन। और यूनेस्को की बात करें तो स्थापना होती है 1945। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, इन्फोसिस ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ईगा स्विटेक। फिर आपसे पूछा अभी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में बेस्ट शहर कौन सा रहा? तो आंसर होगा इंदौर। फिर पूछा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान, जिसे कहते हैं ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ग्रीस। फिर पूछा अभी किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? तो आंसर होगा 23 अगस्त। फिर पूछा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नाम की बुक को लिखा है अमृत माथुर। फिर पूछा किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया? असम। फिर पूछा अभी रिलायंस रिटेल ने किस नाम से फैशन स्टोर खोला? यूस्ता। फिर पूछा भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? भारत और सिंगापुर। फिर पूछा CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किसे? शालू जिंदल। और यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? तो अफगानिस्तान। और अभी भी आपको याद दिला दूं कि वीडियो अभी भी आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इसे अपने दोस्तों के साथ में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। या कोई स्टडी ग्रुप आपका होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो एक बार वहाँ पे भी शेयर कर देना दोस्तों। बाकी अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य के प्रसिद्ध मरचा चावल को GI टैग मिला? तो आंसर होगा बिहार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।